कंडीशन है, एग्जेम्प्टेड गुड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट स्टेज डीलर, एमआरपी गुड्स, सबको मिल जाएगी इन चीजों की। आपके पास बस ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए और 12 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट होता नहीं है, ड्यूटी या वैट पेड डॉक्यूमेंट होता नहीं है। वैट पेड तो फिर भी ट्रेडर के पास मिल जाता है, बट एक्साइज ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट ट्रेडर के पास कहां से मिलेगा? अनटिल अनलेस कि वो मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा हो, वो अलग बात। तो उसके लिए सोल्यूशन निकला 40% स्कीम। 40% स्कीम अपन ने डिस्कस करी थी। तो ये अपना एनालिसिस हो गया। अब अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट जो अपने पॉइंट्स अपन को ध्यान में रखने हैं कि एक तो सबसे पहली बात ये है कि एक्साइज इनवॉइस मान लीजिए आपके पास नहीं है और 40% का बेनिफिट आप ले रहे हो, तो स्टॉक को सबको आपको दिसंबर 2017 तक ही क्लियर करना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमको बेनिफिट चूंकि कस्टमर को पास ऑन करना है हमारे, तो हमको हमारी कॉस्टिंग्स को रीड्रॉ करना पड़ेगा कि भाई हमारी कॉस्टिंग बैठ के दी एग्जैक्टली। और रॉ मटेरियल में जो इनपुट्स हैं, जो WIP में इनपुट्स हैं, फिनिश गुड्स में इनपुट है, SSI यूनिट्स के लिए मैंने लिखा है पॉइंट। जैसे मान लीजिए SSI यूनिट है, मैन्युफैक्चरर तो है, ठीक है, 1.5 करोड़ के नीचे मैन्युफैक्चरर है, परंतु उसके पास अगर ये ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, उसने भी किसी एक्साइज ड्यूटी वाले से खरीदा होगा, तो उसके लिए कुछ बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट उसके लिए नहीं है। मतलब वो किसी भी तरह की कोई भी ग्रेड को आगे नहीं लेके जा सकता अगर उसके पास ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट नहीं है तो। अब स्टॉक मैनेजमेंट यहाँ अपना रोल प्ले करता है। देखो अपना जो आज कोर टॉपिक है वो हैवी है कि स्टॉक मैनेजमेंट यहाँ रोल प्ले कैसे करेगा। अपने को क्या ध्यान में रखना है की टेक अवेज, वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो स्टॉक लेवल है ना, ऐसे स्टॉक का जिसका आपके पास वैट में डीलर हूँ, मेरे पास ऐसा स्टॉक पड़ा है जिस पर एक्साइज लगती है और मुझे पता भी चलेगा कि वो GST में टैक्सेबल होने वाला है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक के लेवल को 30 जून को कम से कम रखो। एडवाइजेबल ये है कि आप 30 जून को उस स्टॉक को कम से कम रखो। और दूसरी बात ये कि अगर वो स्टॉक पड़ा है, हम 40% का बेनिफिट लेंगे, तो स्टॉक भाई डिपार्टमेंट अगर मान लो चेक करता है तो हमको थोड़ा पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि साहब ये स्टॉक, ये वाला स्टॉक था, ये पोजीशन थी, ये स्टॉक था जिसको हमने तो ऐसे ऐसे क्लियर करा है, तो पूरा ट्रेल अपने पास सिस्टमैटिकली होना चाहिए, स्टॉक लेवल्स कम होने चाहिए। दूसरा एडवाइजेबल ये है कि देखो 40% का नुकसान ही है ना अल्टीमेटली। हो सकता है एक्चुअल एक्साइज ड्यूटी आपकी 11,000 रुपये बन रही थी, ऐसे इस एग्जाम्पल में अपनी एक्चुअल कितनी बन रही थी? 11,000 मिली कितनी उसको? 10,000 बन रही थी और 4,700 मिली है, तो नुकसान है ना। तो अल्टीमेटली इसको कम करने का तरीका है कि भाई आज ही आप कोशिश ये करो कि अपनी जितनी भी परचेज है ना, उनको एक्साइज इनवॉइस के बेसिस पे करो, ताकि आपके पास 30 जून को जो स्टॉक होगा वो ज्यादा से ज्यादा एक्साइज पे इनवॉइस के अगेंस्ट का परचेज किया होगा। स्टॉक 12 महीने से पुराना स्टॉक जो पड़ा होगा, एक्साइज पेड इनवॉइस भी हो भले से कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कुछ नहीं होने वाला, 40% का बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए आपको क्या है कि उसकी जो अपने एक्साइज ड्यूटी कभी लगी भी होगी वो सब नुकसान है अपना। तो मेरा एडवाइस उसमें है कि भाई आप या तो ओल्ड स्टॉक को क्लियर करो, मतलब पॉलिसी ऐसी बनाओ कि सर ओल्ड स्टॉक 30 जून तक जल्दी से जल्दी क्लियर करो। नहीं पॉसिबल है मान लो बिजनेस में, तो फिर आप उस स्टॉक को या तो रिटर्न दिखा के फिर से परचेज दिखाओ नए बिल से, ताकि बिल उसका 12 महीने के अंदर अंदर आ जाए, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपने पास 12 महीने के अंदर अंदर आ जाए, ये एडवाइजेबल है। दूसरा ये कि चूंकि इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड या WIP जैसे बन कहते हैं और फिनिश गुड्स का, उनकी 40% का बेनिफिट उनको भी अवेलेबल नहीं है, तो प्रोडक्शन को आप उस हिसाब से प्लान करो कि भाई WIP में जो अपना माल चल रहा है 30 जून को और फिनिश में जो पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा मिनिमाइज रहे। ये प्लानिंग अपन को प्रोडक्शन की करनी पड़ सकती है। और अब ये पॉइंट क्या है कि GST आपने सबको पता होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट के हैं, उसमें 10 डिजिट आपके पैन नंबर है। तो ये भी तय है कि सब वो इधर इनकम टैक्स और ये इधर डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो डेटा शेयरिंग होनी ही होनी है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतने ऑटोमेशन के जमाने में डिपार्टमेंट वाले एक दूसरे का डेटा शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आपको बिल्कुल प्लान करना है कि साहब हमारा 31 मार्च का स्टॉक कितना रखा है। ऐसा भी नहीं हो कि पता चले हम GST के चक्कर में 30 जून का स्टॉक तो X दिखा दिया और 31 मार्च का स्टॉक बिल्कुल ही उससे मैचिंग नहीं खा रहा। या फिर ये हो सकता है कि साहब आप पिछले सालों में आपका जो स्टॉक है पिछले 3-4 सालों में वो कुछ और आ रहा है और 31 जून का स्टॉक आपका अचानक से कुछ और आ रहा है। तो ये सब चीजें मतलब ध्यान रखने वाली बातें हैं कि इनको ढंग से प्लान करना पड़ेगा। क्रेडिट लेना में नुकसान रहेगा ज्यादा कि हम क्रेडिट लेने के लिए हमने सब कुछ जुगाड़ कर लिया, बिल भी बना लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, पता चला कि सब डिपार्टमेंट वाले ने कल बोला आपका स्टॉक 31 मार्च को था सर, आपको 30 जून को इतना कैसे हो गया। तो ये सब क्रॉस क्वेश्चनिंग आ सकती है फ्यूचर में। दूसरी बात ये कि स्टॉक रिकॉर्ड्स अगर आप मेंटेन नहीं करते हो, मान लो बहुत सारी ऐसी चीजें स्टॉक रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते, बट आपकी जानकारी के लिए पहली बात तो ये है कि स्टॉक रिकॉर्ड्स GST में मेंटेन करना जरूरी है। एनी टाइप ऑफ एसएससी अभी तक की जो ड्राफ्ट रूल्स हैं क्लियर ये कहते हैं कि स्टॉक रिकॉर्ड सभी को रखने हैं और रिकॉर्ड्स भी बताए उन्होंने कैसे रखने हैं कि आपको सब क्वांटिटेटिव डिटेल को रखने हैं, इन आउट सब कुछ। ऐसे नहीं कि
फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया, एंड में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, क्वांटिटी डिटेल्स कितना आया कितना गया। तो स्टॉक रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हो तो फिर अपन एक मैकेनिज्म होता है कि भाई डिक्लेयर जो अपन जीपी करते आ रहे हैं पुराने टाइम में पिछली बैलेंस शीटों में, उसके हिसाब से कुछ रिवर्स कैलकुलेशन करके अपने स्टॉक बिठाएं और उसकी कैलकुलेशन, उसके बिल वगैरह जो अरेंज करने हैं, बिल नहीं है तो, या ओवर स्टॉक है मान लीजिए, बुक्स में कम है, फिजिकल स्टॉक ज्यादा है तो उसके बिल अरेंज करने, ये सारी प्लानिंग है अभी बहुत क्रिटिकल है, अभी ही इन्वॉल्व है। 30 जून से पहले सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हम 30 जून को इफेक्टिवली फटाफट अपना काम कर सकें। और एक ये भी एडवाइजेबल है कि मान लीजिए एक्साइज में आप रजिस्टर हो सकते हैं तो बेस्ट है, एक्साइज में रजिस्टर हो जाओगे तो रिटर्न भरोगे तो ऑटोमेटिकली सैनवेट क्रेडिट बुक्स के थ्रू, रिटर्न के थ्रू चल जाएगी। बट एक्साइज में रजिस्टर होने की अपनी अपनी उसकी कॉस्ट भी है, कंप्लायंसेस भी जो 2 महीने के लिए वो होगी। बट उस अपन को बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से देखना पड़ता है, इट्स नॉट जस्ट कि सबको एक ऐसा करना है। बिजनेस वॉल्यूम क्या, आपके कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपन को चीजें करनी पड़ेंगी। ये स्टॉक मैनेजमेंट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, स्टॉक अपन को किस तरह से ध्यान में रखना है। अब अपन ने दोनों बातें कर ली कि सब जो ऑलरेडी रिटर्न भर रहे हैं सनवेट की, वैट की, और जो नहीं भर रहे हैं, किसी एक लॉन्ग रजिस्टर नहीं। अब तीसरी सिचुएशन ये आती है कि साहब मैं वैट का डीलर हूं या एक्साइज का डीलर हूं, मैं कुछ गुड्स तो बेच रहा हूँ एग्जेम्प्टेड और कुछ गुड्स बेच रहा हूँ टैक्सेबल, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है कि भाई जो आप टैक्सेबल गुड्स बेच रहे होंगे उनका तो आपने सनवेट अपने रिटर्न के थ्रू एडजस्ट कराया होगा, और जो आप वैट में भी टैक्सेबल बेच रहे होंगे उसके आपने इनपुट वैट क्रेडिट अपनी रिटर्न के थ्रू क्लेम कर लोगी। वो तो एज इट इज, जो अगर एक्साइज की क्रेडिट है वो चल जाएगी सीजीएसटी में और वैट की रेट चल जाएगी एसजीएसटी में। बात आती है मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है किसका, एग्जेम्प्टेड गुड्स से रिलेटेड, मतलब आज की तारीख में गुड्स एग्जेम्प्टेड हैं, कल टैक्सेबल हो गए, कल मुझे उनको बेचना है तो उस पर 18% टैक्स लगा के बेचना है, आज तक तो निल रेट ऑफ टैक्स है और मेरे पास वो माल पड़ा हुआ है, मतलब उस माल को बनाने वाले इनपुट्स पड़े हुए हैं, सेमी फिनिश फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, इनपुट्स रॉ मटेरियल में भी हो सकता है, प्रोडक्शन में भी हो सकता है, फिनिश गुड में भी हो सकता है। तो सिचुएशन क्या होगी, तो बिल्कुल जो सेम मैकेनिज्म मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था ना सारा, ये वही कैटेगरी आ गई। देखो इस कैटेगरी को अपन लिंक कर सकते हैं, वो कहाँ फॉल करेगा, वो यहाँ फॉल कर जाएगा कि एक्साइज में रजिस्टर्ड है बट एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। तो जो इतना वाला हिस्सा है ना मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स आपके बिजनेस का, वो इस पर्टिकुलर जो क्लॉज को अपन ने डिस्कस करा है उससे गवर्न होगा। 40% वाला बेनिफिट हुआ या पूरा बेनिफिट हुआ अगर आपको कुछ बिल है तो उनसे गवर्न होगा। और जो बाकी आपका टैक्सेबल बिजनेस वाला हिस्सा है जिसपे आप टैक्स पे कर रहे हो अभी, वो सनवेट के रिटर्न्स के थ्रू गवर्न होगा। बट इसकी क्या पूरी डिटेल्स जीएसटी ट्रांजिशन 1 फॉर्म में डिपार्टमेंट के पास जाएगी। तो जीएसटी ट्रांजिशन 1 में ये सारी डिटेल्स जाएंगी, बस आपके पास इनपुट्स अलग कैटेगरी वाइज जाएगी। सब इनपुट्स रॉ मटेरियल के अंदर कितना रखा हुआ है, इनपुट्स आपका डब्ल्यूआईपी में कितना रखा हुआ है, अगर आप क्लेम कर रहे हो तो वो आपको खुद को आइडेंटिफाई करनी है। हमें खुद को ही निकाल के नहीं कि साहब हमारा ये माल अभी बीच के रास्ते में बिल्कुल बन रहा है और उसमें हमारे इतने इनपुट्स लगे हुए हैं जो आज एग्जेम्प्टेड है कल टैक्सेबल हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट टैक्सेबल हो जाएगा। तो अपन को खुद को कैलकुलेशन करनी है सारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जीएसटी ट्रांजिशन 1 फॉर्म हो जाएगा। ये सारे नॉर्मल प्रोविजंस अपन ने, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अपन ने डिस्कस करे कैरी फॉरवर्ड ऑफ पैट के हिसाब से, कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्साइज के हिसाब से। अब है कि आपके कुछ ट्रांजेक्शन्स तो होंगे 30 जून को, ऐसा तो है बिजनेस अपने हिसाब से 30 जून तक एक बार स्टॉप हो जाएगा और 1 जुलाई से फिर से चालू होगा, ट्रांजिट में भी चीज चल रही, ठीक है। तो ये बात आ रही है कि मान लीजिए ये प्रोविजन है कि अगर मान लीजिए आपके पास इनपुट और इनपुट सर्विसेज, इनपुट मतलब माल, इनपुट सर्विसेज मतलब सुविधा, ये रिसीव हुए हैं आफ्टर 30th जून, है ना, ये रिसीव हुए आफ्टर 30th जून, बट इससे रिलेटेड जो टैक्स था वो आपने आज के कानून में पे कर दिया। एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि साहब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है, मैंने एक एसी खरीदना था, मुझे एक एसी खरीदना था, तो मैंने क्या किया, 28 तारीख की बात है, 28 तारीख को मैं गया दुकान पे, एसी खरीद लिया, बिल दिया, पेमेंट कार्ड से स्वाइप करा, उसने बैट लगा लिया। अब मैं 30 जून को तो उसकी क्रेडिट ले नहीं सकता क्योंकि मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, बैट में तो रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा नुकसान है। परंतु उस एसी वाले ने बोला कि साहब आपको ये जो एसी है ये हम डिलीवर करेंगे 3 तारीख को, 3 जुलाई को। तो ये प्रोविजन उसमें आपके लिए बेनिफिशियल है। कैसे, ये बोल रहा है वो माल या सर्विस आपके पास रिसीव होनी चाहिए आफ्टर 30 जून, बस उसका टैक्स आपने पहले पे कर दिया होना चाहिए। या फिर सर्विस में लेते हैं, चलो उल्टा, ट्रेडर है, सर्विस पर जानते हो एडवांस पेमेंट पे टैक्स लेते हैं, ठीक है, आपने एडवांस पेमेंट करा
टैक्स उसने लगा दिया, उसी समय आपसे टैक्स ले लिया। सर्विस एक्चुअली आपको रिसीव कब हो रही है? 1 जुलाई या 30 जून के बाद में। तो ये प्रोविजन आपके काम का है, उसके लिए कंडीशन उन्होंने दी है भाई। इसमें इन्होंने बोला है कि आपने जो टैक्स पे किया ना उसकी आपको जीएसटी में क्रेडिट मिल जाएगी। कंडीशन बस 2 है। कंडीशन ये कि पहली बात तो आपको इसकी सारी जानकारी जीएसटी ट्रांजेक्शन 1 फॉर्म में देनी रहेगी। 30 जून को जो आप फॉर्म फाइल करोगे, 30 जून से 60 दिन के अंदर अंदर उस फॉर्म में सारी जानकारी दो कि सब ऐसी कौन सी चीजें जिनको आपने टैक्स तो पे कर दिया और आपको मिलने वाली बाद में। दूसरी बात, वो जो पर्टिकुलर इनवॉइस है वो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 30 दिन के अंदर अंदर रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। एसी तो मैंने खरीद लिया, ठीक है, क्रेडिट भी ले ली, बिल मैंने कब रिकॉर्ड करा? 1 अगस्त, 2 अगस्त या 31 जुलाई के बाद में, तो कुछ नहीं हो सकता। वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इससे अपन कैसे अच्छा प्रोविजन है, मतलब बेनिफिट अपन कैसे क्लेम कर, मतलब कैसे उठा सकते हैं अगर ये प्रोविजन एज इट इज रहा जो ड्राफ्ट रूल्स में है, ड्राफ्ट लॉ में है। कि पहली इसमें कंडीशन ये थी कि इनपुट पर इनपुट सर्विसेज रिसीव 30 जून के बाद होनी चाहिए, टैक्स पे पहले रिसीव 30 जून के बाद। तो प्लानिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लो आप ट्रेडर हो तो आप जो अपनी लास्ट 10 दिन की कुछ ऐसी मतलब या सर्विस प्रोवाइडर हो तो लास्ट 10 दिन की जो परचेजेज हैं जो आपका नुकसान होती है, जो आप रिटर्न में क्रेडिट नहीं कर सकते, तो आप उनके रिसीविंग थोड़ी सी डेफर कर सकते हो अगर इंडस्ट्री प्रैक्टिस है तो। ऐसा नहीं कि अपन ने कोई ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई हो तो संभव ही नहीं, आज तक ही नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं। मैंने एसी का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि एसी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, वो हो सकती है। बट आप ऐसी सिचुएशन भी नहीं हो जाए कि जो इम्प्रैक्टिकल है जो हो ही सकती, वो बोलते हैं तो ऐसा होता नहीं। आप बोल दो कि मान लीजिए कि 10 पानी की बोतल या 20 कार्टन लेने गया पानी की बोतल के, मैंने बिल का पेमेंट तो पहले कर दिया था और रिसीव मुझे 2 तारीख को ही है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अपन को इंडस्ट्री नॉर्म्स, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस के हिसाब से अपन को प्लानिंग अगर अपने लिए फायदेमंद होती है तो वो करनी पड़ सकती है। बेटर तो यही है वैसे कि आप अपनी जो परचेजेस लास्ट 10 डेज की हैं उनको डेफर करो। डेफर करने का मतलब है कि उनका जीएसटी आने तक का वेट करो, क्योंकि जीएसटी जैसे आ जाएगा तो आपके पास जो अगला आगे का बिल देगा वो जीएसटी लगा के देगा पूरा, कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे एज इट इज जीएसटी उसकी रिटर्न में अपन ने क्लेम कर लिया एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेस्ट तो सोल्यूशन वो है, वो नहीं होता है तो फिर आप ये सोल्यूशन चूज कर सकते हो, लास्ट 10-12 दिन की परचेजेस को प्लान कर सकते हो सर्विस प्रोवाइडर के केस में। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स और जो ट्रेडर्स हैं वो सर्विसेज का इस तरह से रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। कि भाई जैसे मान लो सर्विस मिल गई पहले, एडवांस पेमेंट पे टैक्स दे दिया और सर्विस हमको मिलना स्टार्ट हुई बाद में, ठीक है। बट वो कहते हैं कि जब सर्विस पहले हम तो आपको नॉर्मल प्रोविजन है कि सब सर्विस भिड़ते ही आपको जैसे पेमेंट करोगे सर्विस देना चालू करते हैं। बट डेफर अगर कर सकते हैं तो हम उनकी प्लानिंग कर सकते हैं। वी में प्लान टू डेफर, हम कह सकते हैं कि भाई सर्विस हमको देना चालू करो आफ्टर 1 जुलाई। इसके लिए डिपार्टमेंट ये बोलता है कि सर आपको मतलब ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि साहब वो सर्विस कब रिसीव हुई है आपको ये पूरा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, सर्विस या गुड्स जो भी है, क्योंकि आपको रिसीव पे बेनिफिट दे रहे हैं तो आपको पूरे अपना जो जीआरएन रिकॉर्ड जैसे बोलते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट, वो रिकॉर्ड अपने प्रॉपर रखने पड़ेंगे, जिससे आप कल को कोई क्वेश्चन आप पे उठे। देखो हर लॉ में यही होता है कि कोई आपसे पहले पेपर नहीं मांगता, पहले सारा कार्यक्रम कर दो और फिर उनकी इच्छा होती तो पेपर मांगते हैं, तो वो आपसे मांगे तो आपके पास रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। सप्लायर से डिलीवरी नोट बिल्कुल क्यों जो रिसीव बाद में हुआ और साइमल्टेनियसली आपके रिकॉर्ड में कि मेरे को रिसीव बाद में हुआ जीआरएन में और सप्लायर का डिलीवरी नोट हुआ। बिल्कुल 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 सही है, प्लान कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल सही है। जी हाँ बिल्कुल सही है भाई, ट्रेडर्स के लिए डब्ल्यूआईपी बिल्कुल प्लान नहीं है, जरूरत नहीं। तभी मैं बोल रहा था वो प्रोविजन में उन्होंने इनपुट्स लिया ही इसलिए क्योंकि भाई ट्रेडर के पास तो इनपुट ही होगा ना डब्ल्यूआईपी होगी ना मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो 40% का बेनिफिट सिर्फ ट्रेडर्स को है और ट्रेडर्स को भी इनपुट्स पे ही है। जो जिनके पास मान लो बिल्कुल इनवॉइस है, एक्साइज ड्यूटी पेड करा रहा, वो तो सब पे ले, सब डब्ल्यूआईपी पे मिले, फिनिश गुड्स पे मिले, रॉ मटेरियल पे मिले, नहीं है तो बेनिफिट सिर्फ ट्रेडर को है। और ट्रेडर को भी किसका है, उसका जो रॉ मटेरियल ट्रेडिंग गुड्स किसे कहते हैं ना, उसी का रहेगा। हाँ बिल्कुल सही है सर, आप बिल्कुल आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, उसमें कोई डब्ल्यूआईपी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बेनिफिट में सिर्फ उसको रॉ मटेरियल का ही दिया गया, रॉ मटेरियल कह लो ट्रेडिंग गुड्स कह लो, उसकी जो ट्रेडिंग गुड्स है उन्हीं का उसको बेनिफिट दिया गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास एयर कंडीशनिंग की आपकी कंपनी है, ठीक है, आप एसी परचेज करते हैं मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरर से, अगर आप मैन्युफैक्चरर से परचेज करोगे एसी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक्साइज ड्यूटी पेड इनवॉइस होगा,
ठीक है, आप ड्यूटी पेड इनवॉइस के बेसिस पे पूरी की पूरी क्रेडिट क्लेम करोगे, डिपार्टमेंट को पूरी ट्रांजेक्शन वन फॉर्म में डिक्लेयर करते हैं। परंतु मान लो आपके पास डॉक्यूमेंट ऐसा है कि सब एसी कंपनी ने भेजा पहले अपने जयपुर डिपो को, और जयपुर डिपो ने फिर उसको यहाँ बेचा। तो जब एसी कंपनी ने जयपुर डिपो बेचा होगा तब एक्साइज ड्यूटी तो हुई भी खत्म वहीं पे। अब जयपुर वाला डिपो आपको बेचेगा तो वैट ला के बेचेगा, एक्साइज ड्यूटी तो है ही। तो यहाँ पे आपके पास कोई ट्रेडर हो, रॉ मटेरियल या ट्रेडिंग गुड्स के फॉर्मेट में हो गया, और आप 40% का बेनिफिट ले सकते हो। ये क्या पोजिशन है? और स्टॉक वो मेंटेन नहीं करता है, स्टॉक की जो कैलकुलेशन है क्लोजिंग स्टॉक को देता है जीपी के साथ, 10% या 15% क्लोजिंग स्टॉक लगाया और ऑडिट भी होगी सब होगा, उस कंडीशन में उस स्टॉक का इनपुट का हिसाब कैसे बनेगा? सर देखो, उसमें आपको करना ही पड़ेगा भाई, आप अपने टर्नओवर के हिसाब से आप अपना स्टॉक निकाल लो, पता चले स्टॉक तो निकाल दिया ना, ऑडिट भी होगी। हाँ नहीं, अब उस स्टॉक को क्वांटिटी में डिवाइड करना पड़ेगा सर। भाई 30 जून को डिपार्टमेंट को आप ये तो बोल नहीं सकते साहब ये फलाना अमाउंट का स्टॉक। मार्च 16 को 50 लाख का स्टॉक था, बिल्कुल सर, ऑडिट हो गया, सब हो गया, रिटर्न फाइल हो गया, लेकिन 50 लाख का बाइफरकेशन कोई मांगे तो नहीं है। बट सर वही मैं कह रहा हूँ कि 30 जून को अगर हम जीएसटी में उसकी क्रेडिट को क्लेम करना चाहते हैं ना किसी भी तरह से, तो मुझे उसका बाइफरकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी ट्रांजेक्शन वन जो फॉर्म है ना सर, उसमें पहले आपको देना ही है कि भाई आपका स्टॉक है कितना, अल्टीमेटली स्टॉक कितना है और आपने कैसे उसको परचेज करा है, वो सब तो बात की बात है। स्टॉक कितना है तो देना ही पड़ेगा। और मैंने इसलिए आपको बताया इंपॉर्टेंट कि स्टॉक तो दे दिया, लेकिन स्टॉक का बाइफरकेशन कैसे देगा? सर फिर कुछ नहीं मिलेगा। यही भाई सर देखो 40% का बेनिफिट भी चाहिए, और ऐसे भी नहीं तो दोनों बातें नहीं होती ना सर। ठीक है सर। हाँ जी सर, जैसे हम लोग कपड़े का काम करते थे, सारे स्टॉक को उठाना बड़ा मुश्किल है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर बोलिए। कपड़े का काम करते हैं, सारे स्टॉक को खोलना नापना तो बड़ा मुश्किल है। तो जो लिस्ट हम बना रहे हैं उसको दोबारा वो वेरीफाई करेंगे कि ये माल यही है? सर देखो, वेरिफिकेशन की जहाँ तक बात है, जैसे केडिया सर भी कह रहे हैं कि भाई वो तो केस टू केस बेसिस पे ऑन कॉल कर सकते हैं। हमारे पास हम पुख्ता होने चाहिए कि आज हम जो कर रहे हैं कानूनी विधिवत रूप से सही कर रहे हैं। ये बात कैसे निकालेंगे उसका वेरिएशन? तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो इतना बड़ा स्टॉक तो लेंगे नहीं जी। तो कुछ आइडिया से बनाना पड़ेगा। सर आइडिया से जो बनाओगे स्टॉक, बस आपके पास कल को वो जो चीज चेक करने के लिए आएंगे तो उसको कहना चाहिए सर। मैं तो सर ये कहूँगा कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करके ना ये सर वो नहीं बैठेगा, मैं मना नहीं करा सर, वो करना वही तो करना है सर। मैं सर इसीलिए तो कह रहा हूँ बेस्ट सर देखो सर, बेस्ट तो सर ये है कि आप अपना 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक के बुक्स में लेके जाओ और 30 जून को फिजिकल लेके जाओ। बेस्ट तो ये, क्योंकि मान लो आपने 30 जून 31 मार्च को टैक्स पे करना था, इनकम टैक्स से बच लिए, वहां किससे बचोगे? फिर क्रेडिट लूज करो भाई, दोनों हाथों में नहीं हो सकते नहीं चीजें। अब है कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। अब मान लीजिए आज की तारीख में तो हम कंपोजिशन स्कीम में ज्वेलर्स, ठीक है, और जीएसटी में हो जाएंगे नॉर्मल स्कीम में ज्वेलर्स, ठीक है, क्योंकि ज्वेलर्स का टर्नओवर तो बहुत ज्यादा होता है, बट वैट में कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट ले लेते हैं। मगर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम 50 लाख तक की है, तो 50 लाख रुपए तक का टर्नओवर होगा तो कंपोजिशन में जाओगे, अदरवाइज कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं कि इनके लिए हमने क्या प्रोविजन बनाया कि साहब ज्वेलर है, उसके पास इनपुट्स पड़े हुए हैं एज अ रॉ मटेरियल। ज्वेलर मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है ना, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, बट एक्साइज में रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर ही जरूरी है। तो इनपुट्स पड़े हैं एज अ रॉ मटेरियल, इनपुट्स डब्ल्यूआईपी में, इनपुट्स फिनिश गुड्स में। ट्रेडर होगा तो उसके लिए सिर्फ इनपुट्स ट्रेडिंग गुड्स का होगा, ठीक है, इनपुट्स मतलब मटेरियल। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि भाई आपके पास ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वही कंडीशन है, कंडीशंस कॉमन है कि ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए और डॉक्यूमेंट 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, पर जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में मतलब ये कंडीशन जब है कि आज तो कंपोजिशन में हो, कल टैक्सेबल हो गया। तो इसलिए मैंने ज्वेलर्स का एग्जाम्पल स्पेसिफिक लिया क्योंकि ये होगा, आज आप जो भी टैक्स पे कर रहे हो कंपोजिशन फीस के हिसाब से कर रहे हो, ठीक है, कल को आप जो पे करोगे वो नॉर्मल टैक्स के हिसाब से पे करोगे। वो अलग बात है कि आपके लिए रेट ऊपर नीचे कुछ हो सकती है, परंतु नॉर्मल टैक्स स्कीम कहेंगे उसको, कंपोजिशन नहीं कहेंगे। तो आपको जो आपके पास माल पड़ा हुआ है उसका ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर आप किसी भी तरह की क्रेडिट क्लेम करते हो तो, और वो जो बिल है वो 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब
ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट से क्या मतलब कंपोजिशन में लिया हो सब? हाँ तो कुछ नहीं होगा सर, यही बोल रहा हूँ मैं आपको। कंपोजिशन फीस जो अपन देते हैं ना, भाई कंपोजिशन का बिल जो अपन लेते हैं उसको टैक्स तो लग के आता नहीं है, तो वो उसको कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ कंपोजिशन बिल ही कराया जाता है। टैक्स का बिल वो होता है जैसे मान लो आपने किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद लिया सर, है ना, मैन्युफैक्चरर से खरीद लिया तो आपके पास एक्साइज ड्यूटी लग के आ रही है, आपने पेमेंट भी करा होगा। अब उस एक्साइज ड्यूटी का अभी तक तो कुछ मिलता नहीं है क्योंकि हम एक्साइज में है ही नहीं। कल को ये बोल रहे हैं कि आपका गुड्स जो आप बेच रहे हो वो टैक्सेबल हो गया, तो वो जो एक्साइज ड्यूटी आपने पे करी है वो आपको क्रेडिट मिल जाएगी सीजीएसटी के फॉर्मेट में। कंडीशन बस इतनी सी है कि वो बिल आपका 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो पुराने बिल और पुराना स्टॉक ध्यान में रखना अपने को हर जगह पे जीएसटी में। जो लोग एक्साइज वैट में रजिस्टर्ड उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका सेनवैट से ऑटोमेटिकली और वैट से ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ज्वेलरी के अलावा बहुत सारे व्यापारी और होते हैं जो 50 लाख तक होते हैं कंपोजिशन में होते हैं, जो अभी वैट में, हाँ बिल्कुल उसके लिए भी सेम है सर, क्योंकि आज वो कंपोजिशन में है तो वो क्या करते हैं, कंपोजिशन टैक्स पे करते हैं ना, वो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। अब मान लीजिए उस पर्टिकुलर पर्सन ने जो परचेज कर रखी है वो कर रखी है टैक्स पेड इनवॉइस पे, वो टैक्स पेड हाँ कर सकता है ना, हाँ तो वो 40% नहीं, इसमें 40% वाली स्कीम नहीं है, यहाँ तो आपके पास टैक्स पेड इनवॉइस ही होना चाहिए। कंपोजिशन में है लेकिन परचेज उसकी हो सकता है टैक्स पेड पे। मैं यही कह रहा हूँ सर, टैक्स पेड पे चूंकि परचेज है तो आपके पास बिल में टैक्स लगी हुई होगी, तो आप पूरी क्लेम करो ना, आप 40% में क्यों जाते हो। ड्यूटी पेड या टैक्स पेड इनवॉइस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो मैं आपको पहले स्कीम समझा रहा था ना 40% वाली, वो कंपोजिशन वालों की नहीं है, ये ड्रॉबैक है। मतलब हो सकता है इनका भी कोई तरीका आ जाए 40% की जगह कुछ और गणित दे दें, परंतु अभी तक नहीं है ये एक्ट में। तो अब इसलिए वही जो सर का पॉइंट था कि मान लो मेरे पास ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट नहीं है तो 40% वाली को रिलीफ नहीं है। दूसरी बात ये कि कैसे इनकी इनपुट्स पे इनको कैसे क्रेडिट देंगे अगर इनके पास बिल नहीं है, वो अभी तक एक्ट में बताया नहीं गया है। और वैसे जो एक्ट है वो फाइनल हो चुका है तो उसके रूल्स भी ऑटोमेटिक मतलब वैसे मतलब ड्राफ्ट रूल्स आ चुके हैं, उनमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी अपन एक्सपेक्ट करेंगे मालूम नहीं आएगा। और तीसरी बात ये कि हैवी अमाउंट मतलब एक एडवाइस है आपको कि भाई जो आप मान लो बहुत कोई मोटी परचेज कर रहे हो 30 जून के 10 दिन पहले 20 दिन पहले, करोड़ 2 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट होता है, अब उसको मैं कह रहा हूँ कि आप उसको थोड़ा डेफर करो, जीएसटी आने के बाद परचेज करो। मतलब देखो ये तो सभी बिजनेस के लिए एडवाइजेबल है, जो वैट और एक्साइज दोनों में रजिस्टर्ड है ना उसके तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जीएसटी बन जाएगा। जो किसी एक में गायब है ना उसको यही एडवाइस है कि भाई आप अपनी परचेज थोड़ी डेफर करो, स्टॉक को रिड्यूस रखो, मैनेज करो थोड़ा सा। सर एक चीज पूछ रहा हूँ जी सर जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि जो स्टॉक है वन ईयर वाला जी, और वो अगर नहीं रिलीज हो पाता फिर उसकी अलग लिस्ट जाएगी या उसका अलग क्या होगा? सर जब 1 साल से पुराने वाला है उसका कुछ नहीं होगा, लिस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं, लेकिन लिस्ट प्रिपेयर द लिस्ट नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब वो आप अपने स्टॉक रिकॉर्ड्स में सर स्टॉक रिकॉर्ड्स में रखोगे, वो लिस्ट डिपार्टमेंट के पास मिलेगी, वो डेटा डिपार्टमेंट से शेयर नहीं होगा। जो जीएसटी ट्रांजेक्शन 1 फॉर्म है ना उसमें इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी है। और आपको मैं बताता हूँ उसका जो फॉर्मेट है ना मतलब फॉर्मेट टाइप वो प्रिस्क्राइब नहीं है, बट उसमें क्या चीज जानी है ये प्रिस्क्राइब हुई है, समझ रहे हो। उसमें जाना क्या है वो तो बता दिया, बट कैसे जाना है वो नहीं बताया। हाँ फॉर्मेट नहीं है ना उसमें, बट जो उसमें लिखा है उससे समझ में आएगा कि पुराने स्टॉक की जब आपको मिलनी नहीं है तो उन्हें आपका डेटा लेकर क्या करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है आपकी जैसे 38 लाख 80,000 आ रहे हैं तो उनको 38 लाख 80,000 से मतलब नहीं है, उन्हें उससे मतलब है जिसका आप क्लेम कर रहे हो, जिसका आप क्लेम कर रहे हो। हर डिपार्टमेंट है ना सर, देखो इनकम टैक्स वालों को पूरे से मतलब है, वैट वालों को टैक्स से मतलब है, सबका अपना जीएसटी वालों को तो अपने इंडायरेक्ट टैक्स से मतलब है, वो आपका इनकम टैक्स का डेटा उसको मतलब नहीं है। बट मैंने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि दोनों डेटा आपस में चेक तो करेंगे वो तो करना ही है उनको। तो इसलिए अपन को प्लानिंग जब करनी है तो प्लानिंग ऐसी करो जो फुल प्रूफ हो, कल को कुछ भी कहीं से भी गड़बड़ ट्रैकिंग वगैरह ना हो जाए। जी बताएं सर। जी उन्हीं की डिटेल चाहिए जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो, जिसका किसी भी तरह से आपको बेनिफिट क्लेम कर रहे हो। तो अभी तक के सर जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से यही है। फॉर्मेट आ जाए तो फॉर्मेट आ जाएगा, उस पर मैं आप सबको फ्लोट करूंगा। फॉर्मेट जैसे आ जाएगा वो क्या फॉर्म है उसके हिसाब से आईडी और लग जाएगा, अभी तक नहीं है। स्कीम जीएसटी में क्या सीलिंग लिमिट है? 50 लाख। जैसे कि कंपोजिशन स्कीम में नॉर्मली वो लोग रहते हैं जिनका स्टॉक मेंटेन किया जाता है, हाँ आगे भी जीएसटी में जब वो कंपोजिशन स्कीम में रहेंगे तो क्या वहाँ पे भी ये बैठेंगे तो रहेगी? सर देखो इसमें 2 चीजें हैं सर कि
अभी तक तो जो लॉ, देखो लॉ और रूल थोड़ा समझना इसको। लॉ में लिखा हुआ है कि सभी को स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, रूल में लिखा हुआ है कंपोजिशन वालों को स्टॉक रिकॉर्ड नहीं रखना है। बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, लॉ बड़ा होता है, रूल बड़ा नहीं होता। लॉ ऑलवेज सुपरसीड्स द रूल्स। तो अगर रूल में चेंज आ जाता है तो अलग बात है, या लॉ में चेंज आ जाता है तो अलग बात है। बट अभी की सिचुएशन लॉ बड़ा है, लॉ की बात ही मानी जाएगी कि साहब सबको स्टॉक रिकॉर्ड रखना है। ये कहना कि साहब कंपोजिशन स्कीम वालों को नहीं रखना है, मतलब आज की तारीख में ये कहना बड़ा डिफिकल्ट है। होपफुली हम भी मानते हैं कि मतलब कंपोजिशन वालों के लिए बेनिफिट, भाई तभी तो कंपोजिशन है ना। जब छोटा व्यापारी क्या होता है, जब इतनी कहानी कर लेगा छोटे व्यापारी तो बड़ा हो जाएगा। तो पर्पज नहीं होना चाहिए ऐसे, बट लिखा हुआ यही है अभी तक। अब एक ट्रांजिशन बदलाव के समय ये सिचुएशन हो सकती है कि सब आपका कुछ गुड्स तो ड्यूटी पेड रिमूव है, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आपने रिमूव किया था। बहुत बिजनेस में होता है जॉब वर्क, सबसे कॉमन एग्जांपल, ठीक है। जॉब वर्क के लिए गुड्स निकाला था पहले 30 जून से पहले, और 30 जून के बाद वो आएगा, उसकी सिचुएशन क्या होगी। तो ये बोलते हैं कि आपको जीएसटी पे करने की कोई लायबिलिटी नहीं है अगर दो कंडीशन है, आपने जॉब वर्क पे गुड्स रिमूव करे हुए थे, या फिर मान लो किसी भी कारण से आपने गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स रिमूव करे हुए थे। तो जॉब वर्क हो, चाहे रिपेयर, रिकंडीशनिंग हो, टेस्टिंग हो, लैब टेस्ट हो, दूसरी जगह मैन्युफैक्चरिंग करानी हो, एक्साइज में जो बिना ड्यूटी के पे करे रिमूव कर रखा है हमने, वैट में तो खैर ऐसा कुछ होता ही नहीं, एक्साइज में होता है। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि भाई पहली बात तो आपको ऐसी सारी जानकारी अपने जीएसटी ट्रांजेक्शन फॉर्म में देनी पड़ेगी, जो कि 60 दिन के अंदर फाइल होना है, और वो गुड्स आपके 31 दिसंबर 2017 तक वापस आ जाने चाहिए, ठीक है। वापस मेरे पास वो गुड्स आ जाने चाहिए जॉब वर्क से वापस, ठीक है। अब इसके जो एनालिसिस निकल के निकल गया कि भाई एक तो अगर मान लीजिए आपके गुड्स 31 दिसंबर तक वापस नहीं आए, ये भी हो सकता है बाद में आए, तो ये बोलते हैं कि जो आपका आईटीसी था या सैनवेट था जो आपने क्लेम कर लिया होगा उन गुड्स पे, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोविजन है जो आज भी एक्साइज में होता है कि भाई 6 महीने के अंदर वापस नहीं आए तो आईटीसी रिवर्स कर लो। वही प्रोविजन उन्होंने 31 दिसंबर तक ही छूट दिए ट्रांजिशन के दौरान। दूसरी बात यह कि डिक्लेरेशन की बात है, इन्होंने कहा है कि सब आपको 30 जून को ट्रांजेक्शन वन फॉर्म में क्या देना है कि कितना माल आपका जॉब वर्कर के पास रखा हुआ है, और जॉब वर्कर भी ऐसे कैसे भर के देगा कितना माल मेरे पास प्रिंसिपल का रखा हुआ है, मतलब मेन व्यापारी का मेरे पास कितना माल रखा हुआ है, जॉब वर्कर का माल मेरे पास, दोनों आपस में डिक्लेरेशन नहीं, मतलब क्रॉस डिक्लेरेशन टाइप होगी। और क्रॉस डिक्लेरेशन से डिपार्टमेंट एक तरह से वहीं की वहीं रिकंसाइल मिलेगी, सब आप तो ये कह रहे हो, जॉब वर्कर ये कह रहा है। तो ये प्लानिंग अपन को बिल्कुल सेटिंग बिठा के करना दिमाग में कि भाई हमारे जॉब वर्कर आज जैसे आड़े टेढ़े हैं जो समझते नहीं बात इन चीजों को कि भाई कुछ भी नहीं दूंगा और मानते नहीं है, या सपोज ऐसे कहते हैं कि हमारे उनसे हमेशा डिस्प्यूट चलता रहेगा, सब तेरे पास इतने पीस रखे हैं, मेरे पास इतने रिकॉर्ड में बोल रहे हैं, उनको उनकी मेंटालिटी को समझते हुए उनको आज ही समझना पड़ेगा कि भाई वो आगे जाके हमारे लिए 30 जून को रिकंसिलिएशन इंपॉर्टेंट है। वो रिकंसिलिएशन जॉब वर्कर से तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, वो तो हमें ही करना है उसके बिहाफ पे। तो वो एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर मान लो जॉब वर्कर, अच्छा एक मेरा ये व्यू था कि मान लो जॉब वर्कर आपके तो अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर होते हैं मान लो, ठीक है। अब रजिस्टर्ड जॉब वर्कर तो सब डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे देगा, पोर्टल पे भर देगा ऑनलाइन। जीएसटी ट्रांजेक्शन वन फॉर्म इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों को, ऑनलाइन जाएगा, मैनुअल नहीं जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैनुअल कुछ भी कर दो और बाद में देख लेंगे, काट लेंगे, वहां पे जाके सेटिंग कर लेंगे, वो कुछ नहीं होने वाला, कंप्यूटर पे ही जाएगा। डीएससी से सबमिट होने का प्रोविजन है इसका, डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे इस पे। तो जो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है वो तो दे देगा इन्फॉर्मेशन अगर रजिस्टर्ड होगा तो, बट जो अनरजिस्टर्ड है वो क्या करेगा, वो उसका तो डिपार्टमेंट में कोई अस्तित्व नहीं है, वो कहाँ देगा। तो उसका मेरे को अभी तक वैसे आंसर कहीं मिला नहीं है कि अनरजिस्टर्ड के लिए डिक्लेरेशन लेंगे कैसे, उससे भाई जाके कैसे लेंगे हम बताएंगे। या ये भी हो सकता है कि मान लो वो जो जॉब वर्कर है उसके बिहाफ पे हम डिक्लेरेशन बना के हमारे पास रख लें, और डिपार्टमेंट वाले कल को कुछ भी मांगते हैं कि साहब लाओ जॉब वर्कर ने रिकंसिलिएशन, तो हम तुरंत प्रोड्यूस कर सके। देखो इस आदमी ने 30 तारीख को साइन कर दिया था हमको, और हमने भी आपको वही सबमिट करा है, तो मामला रिकंसिलिएशन का है। तो अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर्स को अपने को खासा ध्यान रखना है। टेक्सटाइल्स में और कुछ सेगमेंट्स में बहुत सारे छोटे छोटे जॉब वर्कर्स होते हैं, ज्वेलरी में भी होते हैं मतलब। और ट्रांजिशन में तो अच्छी बात ये है कि मान लो आपके पास एक अच्छा पूल है कि सब रजिस्टर्ड भी हमारे पास बहुत है और अनरजिस्टर्ड भी बहुत है, तो रिस्क क्यों लेते हो, काम 10 दिन 20 दिन की बात है, रजिस्टर्ड से काम कर लो। इसमें एक चीज ये मैटर था कि अभी मतलब वैसे तो आई नो आप सब लोग जानते हो, बट फिर बता रहा हूँ कि अगर ये किसी का अप्रीहेंशन हो कि साहब पुराने लॉ जो हमने रिफंड के क्लेम थे, प्रोसीडिंग चल रही थी, सैनवेट था,
या मान लो कुछ भी चल रहा था पुराना अपना कार्ड का बड़े, वो सारे के सारे पुराने लॉ के हिसाब से ही होंगे, चाहे 30 दिन हो जाए, चाहे जीएसटी हो जाए, चाहे 5-10 साल भी गुजर जाए, वो हमेशा जीएसटी लॉ के हिसाब, वो एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से ही प्रोसेस होंगे। 30 जून की प्रोसीडिंग्स, 30 जून तक की प्रोसीडिंग्स आपकी एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से ही सेटल होगी, वेदर इट इज रिफंड और वेदर इट इज एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स, अपील, असेसमेंट, एनीथिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। टैक्स एक मैन्युफैक्चरर है, लेकिन एसएसआई में रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, 1 करोड़ से नीचे का मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्सचेंजेबल कमोडिटी का प्रोड्यूस करता है, वो वाई को बेचता है, अपना वाई जेड को बेचता है। जेड कैसे प्रूव करेगा, उसमें वो एक्साइज ड्यूटी की क्लेम मिलेगा 40% का या नहीं मिलेगा, या उसको कैसे पता चलेगा कि उसने एक्साइज ड्यूटी पेड करके ली या नहीं ली, क्योंकि सामने वाले से पूछ नहीं सकते कि आपने एक्साइज पे करी या नहीं करी। इस केस में क्या होगा? समझ गया, इसमें जो लाइबिलिटी है ये चेक करना ही नहीं है, इसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं, चाहे वो दिए गए हैं, ये किया कि आपको करना ही है। अच्छा, आपके पास बस ये एक्सेसिबल कुछ होना चाहिए, एक्सेसिबल नहीं चाहिए केवल। सामने वाला चाहे 1.5 करोड़ का एक्सेप्शन लेना बाकी इसके 40% सर देखो जो 40% दिया ना, वो क्या है भाई, आप ये समझो कि हर व्यापारी की 40% तो हो नहीं सकता। ये क्या है कि सारी जो पूरी इंडस्ट्री की एवरेज आउट करते हैं ना, ये कैलकुलेशन 40% उसके हिसाब से निकली है। कुछ इस नाव में सवार होंगे तो बेनिफिट भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो जाए। तो आप जो बात कर रहे हो ना, वो सर का जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही, कि हमें ये चीज चेक नहीं करनी है कि साहब वो सामने वाला, वरना तो आप यही करते रह जाओगे। पूछ भी नहीं सकते। हाँ, अरे अपन तो यही करते हुए रहेंगे ना। वो हमारी लाइबिलिटी इन्होंने बोला है कि आप वो चेक करो, इन्होंने सिर्फ इतना सा बोला है, आप बस इतनी जरूर चेक कर लो कि साहब वो गुड्स एक्साइजेबल गुड्स तो है। कल को पता चले उन्होंने शेड्यूल बोल के देखी तो गुड्स 0%, तो कभी लाइफ में उसमें एक्साइज लगी नहीं होगी, वहां अपन फंस जाएंगे। इसलिए हमें वो चीजें चेक करनी है, बाकी पुरानी कहानी हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो विद दिस मैं अब आगे के जो प्रेजेंटेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जीएसटी में नए कंसेप्ट आए हैं, और आप लोगों ने भी बहुत चर्चा सुनी होगी पेपर में। ई वे बिल एक नया चल रहा है मार्केट में ट्रेंड, ठीक है, जो वैट 47 और वैट 49 को रिप्लेस करने की बात चल रही है, उसके बारे में आपको आगे का प्रेजेंटेशन देंगे केडिया सर। हाँ, एक सेकेंड। सेल्स रिटर्न, जून की सेल्स में जुलाई में सेल्स रिटर्न आ रही है, वापस सर जून की रिटर्न है, जून की सेल्स जून में जुलाई में वापस रिटर्न आ रही है। हाँ, तो अब इसमें देखिए आपको देखना पड़ेगा कि रिटर्न किससे आ रही है। राजस्थान का डीलर नहीं, डीलर है ना, डीलर है। तो डीलर अगर आपको बाद में रिटर्न करता है तो जीएसटी लगा के रिटर्न करेगा, परचेज हो जाएगा वो। बिल्कुल, वो उसके लिए सेल होगी, चाहे वो कहते हैं दिसंबर तक ही करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल्स रिटर्न के केस में यही कल ऑटो टर्नओवर बनेगा ही। उसके टर्नओवर का पार्ट होगा ना सर, अपने जो परचेज होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तो अपना भी तो हो सकता है कि अपना अपने रिटर्न करेंगे तो अपना टर्नओवर। हाँ भाई, ये मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने प्रोविजन लिया नहीं, ब्रीफ में बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सेल्स रिटर्न अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है, मतलब कंज्यूमर, तो 31 दिसंबर 2017 तक वो रिटर्न करे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है तो वो हमेशा ही जीएसटी ला के देगा। और एक बात और है महत्वपूर्ण, कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न कर रहा है तो वो जो सेल हुई है ना आपकी, तो सेल ट्रांजेक्शन इस बार हुआ है, वो 1 जनवरी से 30 जून के बीच का होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे दिसंबर की सेल थी वो सब जुलाई में रिटर्न आ गई, इतना लंबा अगर होता भी नहीं है, बट कहीं अगर होता हो तो वो चेक कर लो कि 30 जून तक, हाँ मतलब 30 जून तक आप सारा कार्यक्रम खत्म कर दो चीजें। जी हो रही है और सामने वाले ने तो बिल बना के हमें दे दिया, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे हैं जो डैमेज है, जो कि कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि अभी तक ये चलता रहता है कि अगर कोई सेल्स रिटर्न है जो एक्सेप्टेबल है, पार्टी उतनी करके देती है, बाकी इतना वे ऑफ कर देती है। ऐसे केस के अंदर सामने वाली पार्टी को अगर परचेज बिल करके आ रहा है तो उसे कैसे वे ऑफ करता है? सर वो क्रेडिट नोट के थ्रू होगा सर, क्योंकि देखो ये बात तो तय है कि अगर गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, ये सब कैटेगरी, फ्री सैंपल, इन सब की क्रेडिट हमेशा रिवर्स ही होती है, मतलब उस केस में क्रेडिट नहीं मिलती है, वो रिवर्स होगी बाय द वे ऑफ क्रेडिट नोट। मतलब जैसे आप एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि 10,000 रुपये का गुड्स है आपका, ठीक है, अब वो गुड्स आपका 30 जून के बाद वापस आ रहा है, अब आप बताओ आप क्या करेंगे उसमें 10,000 रुपये, ठीक है, तो वो आपके एक तरह से मैं कहता हूँ रिटर्न ऑफ हो गए या डिस्ट्रॉयड हो गए, उसके इसके अंदर मैं फिर 8,000 ही क्रेडिट वापस दूंगा, ठीक है। लेकिन सामने वाला मुझे वापस 10,000 प्लस टैक्स लगा के दे रहा है। हाँ, तो अब क्या होगा, वो 10,000 प्लस टैक्स लगा देगा, आपको परचेज एक बार 10,000 प्लस टैक्स दिखानी है, और आप उसको रिटर्न दिखाओगे या राइट ऑफ दिखाओगे अपने बुक्स में कि 2,000, बिल्कुल
2,000 रुपए का राइट ऑफ दिखाओगे और उसकी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, 8,000 की मिलनी है एनी केस। तो ये अपन को अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। सर वो एमआरपी वाला टॉपिक रहेगा। सर एमआरपी वाला टॉपिक ये था कि इसमें अभी जो चलता है हाँ। कि भी वो टैक्स भी रियम्बर्स होता है, हाँ वो जीएसटी में कैसे रहेगा? सर तो मेंशन एमआरपी दिखती है, हाँ जीएसटी में कैसे रहेगा? सर देखो जीएसटी में एमआरपी गुड्स जैसे कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि आ जाएगा। अभी तक की कुछ बता रहा हूँ कि आज की तारीख में ऐसे कोई रेट में भी जैसे हो गया था टैक्स रियम्बर्समेंट वाली, उसको अलग से डील करते थे, इसका टैक्स बना उसमें ऑलरेडी यहाँ पे एमआरपी टैक्स भी दिया, अभी तो पीए कटनी चलती है डिफरेंशियल टैक्स। बट सर वही बात नहीं कि अब तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि भाई हर ट्रांजेक्शन में ऑटोमेटिकली टैक्स लगता रहेगा। टैक्स तो उसमें भी लगता है, उसमें क्या है वो बस कैलकुलेट देता कम है, हाँ मतलब वो डिफरेंशियल ही देता है। डिफरेंशियल ही जाता है। इसके जीएसटी में क्या क्या सीन रहेगा? सर वही मैं कह रहा हूँ, अगर एमआरपी गुड्स वाली कोई लिस्ट आती है तो कैलकुलेशन का मैकेनिज्म तो आप जो बता रहे हो वैसा ही होगा। वैसे ही रहेगा। हाँ अगर एमआरपी गुड्स की लिस्ट आती है तो, बट एज ऑफ नाउ एमआरपी गुड्स वाली टाइप की कोई लिस्ट है प्रोविजन है उसमें सेक्शन में मतलब वो स्पेसिफाई नोटिफाई वो प्रिस्क्राइब, वो तो आप समझ रहे हो जब कानून अभी बनने की स्टेज में ही है तो बहुत सारी चीजें तो प्रिस्क्राइब नोटिफाइड है उसके अंदर, वो नोटिफाई होंगी प्रिस्क्राइब होंगी, उसके बाद ही उसका अपन तय कर पाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ मेडिसिन डीलर की जो है इसी टॉपिक पे वो भी 30 तारीख को चल रहा है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ जी। तो इसमें कोई एडिशन की जाएगी? जैसे अभी जो वेट का सिस्टम चल रहा है, भाई वेट में कैलकुलेट नहीं होता, केवल वो कैलकुलेशन बना के दे देता है जी। और जो परचेज करते हैं उसमें भी कैलकुलेशन बन जाती है जी। क्योंकि एमआरपी में मेडिसिन बिक रही जी। है। तो अभी कोई और कोई नया कुछ में कोई सर अभी कुछ भी नहीं है, अभी कोई अपडेट नहीं है इसके अंदर। तो मैं पूछ रहा हूँ सॉफ्टवेयर में कुछ टैली में जैसे और जो सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर का मैं आपको थोड़ा ब्रीफ ही कर दूँ। देखो टैली सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बेसिकली टैली हुआ, सैप हुआ, ये यूज करते हैं आप लोग। ये सभी कंपनीज अपने अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की ऑलरेडी आप लोग के पास फोन आ गए होंगे जो लाइसेंस यूजर है, ये प्लानिंग कर चुके हैं पूरी। ये जो सॉफ्टवेयर देंगे पूरा जीएसटी इनेबल्ड देंगे। सैप भी जो मॉड्यूल लेके आ रहा है, सैप का सॉफ्टवेयर 9.2 वर्जन का है जो कि पूरा की पूरा जीएसटी इनेबल्ड है। इसी तरह से टैली का वर्जन भी, उसका नाम भी टैली जीएसटी इनेबल्ड टैली है और उसमें आपको बहुत फैसिलिटेटेड रहेगा। मतलब अल्टीमेटली जब मैंने बात कर रहे थे ना, आप अगर लास्ट कॉन्फ्रेंस आपने मेरी अटेंड करी हो तो उसमें था कि मैंने कहा था कि रिटर्न में बिल वाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो कहानी एक एक बिल को फीड करना बड़ा कम्बरसम काम है और 10 तारीख तक करना बहुत मुश्किल है। सभी सॉफ्टवेयर इस हिसाब से बनना है कि भाई आप एक्सपोर्ट का बटन दबाओ, बस ध्यान रखना कि बिल हमारे परफेक्ट हो, बिल परफेक्ट होगा रिटर्न ऑटोमेटिकली परफेक्ट होगा। जीएसटी में भी कोई सॉफ्टवेयर बना के देने डिपार्टमेंट वाले? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत काफी आ रहे हैं सर। अभी तो रिलायंस का ही मैंने कल देखा कि क्लियर टेक्स्ट करके क्या है वो, सिंपल टेक्स्ट क्लियर टेक्स्ट करके सॉफ्टवेयर निकाल रहे होंगे। तो काफी सॉफ्टवेयर है मार्केट में आएंगे, बट सॉफ्टवेयर परचेज आप ऐसा करिएगा जो जिसपे हम ऑलरेडी भाई टैली ऐसा है जिसपे आप लोग सब लोगों के हाथ बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, तो मैं तो वो कहूँगा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर लो। टैली इज अ यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल डीलर्स और मीडियम डीलर्स वो यूजिंग टैली। और अगर मान लीजिए आप लोग सैप यूज करते हैं तो सैप दे रहा है ऑटोमेटिक वर्जन 9.2 वर्जन सैप दे रहा है, तो उसमें आप जाइए। नया सॉफ्टवेयर ट्रायल एंड एरर करें, उससे बढ़िया तो है कि अपन जो अपना हाथ जमा कर वो काम करना चाहिए। एडवाइजेबल यही है। रेंटल में जो रेंटल वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी सीलिंग लिमिट 20 लाख सर वो सभी की सीलिंग लिमिट 20 लाख है। आप ये जो अगर आप लोगों के ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, नोटपैड आपके पास है, आप प्लीज उसको नोट करके दीजिए। टीडीएस सर का सेशन जैसे वो होगा अपन वो क्वेश्चन आंसर सारे देंगे, ठीक है। तो नाउ आई लाइक टू कॉल इम्पोर्ट ड्यूटी। हाँ सर, इम्पोर्ट ड्यूटी जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगती है वो तो कॉस्ट ही है आपकी, और जो आपकी एडिशनल सीवीडी एससीडी लगती है उसकी जगह पे आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी आपकी क्रेडिट मिल जाएगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी तो हमेशा कॉस्ट ही रहेगी, ठीक है सर। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल केडिया सर फॉर टेलिंग यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन जीएसटी, न्यू जो कॉन्सेप्ट्स हैं जीएसटी में, उसके बारे में केडिया सर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद केशव जी। जो इस ट्रांजिशन प्रोविजन के अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं जीएसटी के अंदर, उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। कोई भी अगेन कोई इशू आए तो एंड मुझे रोक लेना, कोई वो नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट जो अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा ई-वे बिल का है कंसेप्ट। ये नया कंसेप्ट है ई-वे बिल। कोई भी माल 50,000 रुपए या उससे अधिक है तो एक ई-वे बिल निकलेगा।
जो माल डिस्पैच करेगा सप्लायर जो है वो इन्फॉर्मेशन उनके इसके GSTN के पोर्टल पे फीड करेगा जो माल डिस्पैच करने जा रहा है तो उससे एक ईवे नंबर निकलेगा उससे। अगर आप सपोज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हो आप जो कि GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आप करोगे। आप एक तो आप सप्लाई पे करते हो, आप जो भी सप्लाई करोगे 50,000 रुपये से ऊपर की उसके अंदर इन्फॉर्मेशन फीड करोगे आप, उसका ईवे नंबर लोगे। लेकिन अगर आप माल परचेज कर रहे हो ऐसे आदमी से जो कि रजिस्टर्ड नहीं है GST में मतलब उसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है, URD परचेज जिसे कहते हैं अपन, तो उस केस में भी फिर परचेज करने वाला फीड करेगा उसको। हाँ मतलब जो अंडरस्टैंड है उससे भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सही है, मैं भी इस पे आता मैं तो हमें रजिस्टर्ड हो तो ट्रांसपोर्टर करेगा फीड, मैं उस पे आता कि फीड तो करना ही है। दोनों अगर अंडरस्टैंड हो तो ट्रांसपोर्टिंग रूट होगी वो फीड करेगा पूरा, उससे ईवे बिल निकलेगा, उससे ईवे बिल नंबर निकलेगा। तो वो जो भी गुड्स विदिन सिटी में अगर कैरी होगा माल तो भी ईवे बिल चाहिएगा। अभी तो क्या है इंटर स्टेट चाहिए, अभी एक स्टेट दूसरी स्टेट जाते हो माल तब परमिट होना चाहिए। इसके अंदर अगर विदिन सिटी में अगर आप माल यहाँ से यहाँ लेकर जाओगे दूसरी जगह तो ईवे बिल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से यहाँ 5 घर में लेकर गए तो आपको ईवे बिल टेक्निकली है। इनकम टैक्स में वो आ गई है साहब, तो मैं तो क्या चड्डी पहन के चल जाऊंगा, मैं तो गरीब आदमी। सर इनवॉइस कैसे बनेंगे? क्या इनवॉइस के लिए क्या प्लानिंग है? इनवॉइस तो आप इसे पहले सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो मैनुअल चल जाएंगे। लेकिन चूंकि मैं आपने बीच में रोक लिया, मैं बताता हूँ कि GST जो रिटर्न जाएगा B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस अगर आप सेल करोगे तो उसमें इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी उसके अंदर। लेकिन अगर आप कंज्यूमर सेल कर रहे हो आप मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है तो टोटल अमाउंट जाएगा सेल। अगर आप B2B सेल कर रहे हो आप B2B तो इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी। तो वो मैनुअल में पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। अगर आप मैनुअल मेंटेन करोगे इनवॉइस तो पॉसिबल नहीं होगा कि 10 तारीख तक आप उसको फीड कर सको आप सप्लाई को, उसके आपको सॉफ्टवेयर काम में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंज्यूमर को सेल कर रहे हो, अगर आप रिटेल ट्रेड कर रहे हो आप तो पॉसिबल है कि आप मैनुअल भी इनवॉइस काट दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इनवॉइस काटते भी मैनुअल पे कोई। लेकिन पॉसिबल नहीं होगा रिटर्न अगर बनना है अगर आप 10 तारीख तक और आप B2B सेल कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं होगा, आप रिटर्न बच होती है जल्दी फिर आप। हाँ ईवे बिल के लिए ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, बिना ट्रांसपोर्ट के लिए तो लोग कोई कन्वेंस हो तो भी आपको ये बिल निकालना पड़ेगा। कोई कन्वेंस के थ्रू तो भी आपको ये बिल निकलेगा आपका। और इसमें ये भी हो 24 घंटे के अंदर उदाहरण से 24 घंटे तक काम में नहीं रहा तो उसको कैसे होगा फिर वो सिटी में काम कंपलसरी पता किसको लगेगा? मैं यहाँ से बैठ के वो पता लगा नहीं होता। कोई टीम अगर उनकी होगी, कोई GST टीम होगी कर रही होगी चेकिंग तो आपका माल जब्त कर लेगी, वो पकड़ लेगी। वो रिस्क तो ले लो तो इंडस्ट्री सिस्टम में ले लो, रिस्क तो अलग बात है। बाकी कानून में ये है कि आपको शहर में भी आपको देना पड़ेगा। सर जराज में जो दलाल लोग माल लेके घूमते हैं फिर उनका माल अगर सप्लाई तो देखो उसका सर वो 10 लाख के नीचे की लिमिट में आ जाएंगे वो फिर माल जब तो उसका है फिर वो माल, इसलिए ये कि माल वो माल जब आता है तो दोनों माल हो या तो आपका इनवॉइस के साथ वो ईवे भी जरूरी है। वो क्या वो GST नेटवर्क होगा, GST से उस पर आप फिक्र अपनी इनवॉइस की डिटेल सारी बिल दे दिया, ईवे बिल नहीं दिया तब क्या होगा? है लोकल में बिल दे दिया उसको, ओरिजिनल बिल दे दिया, ईवे बिल नहीं दिया तब क्या होगा? नहीं वो टाइम किया इनवॉइस दे दी, इनवॉइस दे दी लोकल नहीं पर रिक्वायरमेंट है ईवे बिल की। अगर उसको पकड़ने आए तो पहले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई माल बीच में पकड़ लिया किसी अथॉरिटी GST वालों ने तो उस पर पेनल्टी वगैरह लग सकती है जब तो उसका माल। बाकी तो पकड़े तो बात ठीक है, फिर तो आराम से जाओ आप। माल पहुंचने के बाद कोई दिक्कत नहीं। हाँ हमारे मुझे दिक्कत नहीं कोई मतलब जैसे 47, 49 की रिटर्न जाती है वैसे ईवे बिल की हाँ वो कोई नहीं है, वो कोई नहीं है। सर ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि अगर ईवे बिल जनरेट